BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 21। और आज से हम लोग प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाउ डू यू कैलकुलेट द डेंजर लेवल। जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट का मेन पार्ट होता है स्टॉक मैनेजमेंट करना, यानी कह सकते हो कि स्टॉक मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट का मेन पार्ट है। और जब भी स्टॉक का मैनेजमेंट किया जाता है तो स्टॉक के अलग अलग लेवल्स निकाले जाते हैं, जैसे कि मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। तो बस आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखने हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, जिसको हम लोग ऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, माइनस एवरेज यूजेज रेट, जिसको हम लोग एवरेज कंजम्पशन भी कह सकते हैं या एवरेज कंजम्पशन भी कहा जाता है, इनटू लीड टाइम। उसी तरह मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला होगा रीऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, माइनस मिनिमम यूजेज इनटू लीड टाइम। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट, इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज रेट या मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। सेफ्टी स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। और डेंजर लेवल का फार्मूला होता है एवरेज यूजेज या एवरेज कंजम्पशन इंटू इमरजेंट लीड टाइम। तो बस आप फार्मूला याद रखोगे। पिछले यानी कि 2018 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डेंजर लेवल पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे सेफ्टी स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर अब दे दो। डेंजर लेवल का मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंट लीड टाइम, इमरजेंट या अर्जेंट। तो आंसर इसका सी हो जाएगा एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंट लीड टाइम या मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर अर्जेंट सप्लाई। तो आप लोग तैयार रहो, स्टॉक लेवल से क्वेश्चन मान लो दे सकता है। जैसे पिछले बार पूछा डेंजर लेवल, इस बार मान लो कुछ और कोई और लेवल का फार्मूला पूछ दे। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, एज पर कंपनीज एक्ट 2023 रीड विद अमेंडमेंट्स डेयर टू द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी। तो इसको डिटेल में थोड़ा हम देखते हैं। एज पर सेक्शन 174 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 the quorum for a board meeting is determined based on the total number of directors of the company। तो quorum कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो टोटल डायरेक्टर का 1/3 और 2 डायरेक्टर्स दोनों में जो बड़ा हो। मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे 9 डायरेक्टर्स है तो 9 का 1/3 निकालेंगे तो 3 आएगा और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 लेना है। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका quorum हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1/3 of its total strength और 2 directors whichever is higher। आंसर क्या हो गया, डी। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ अमेंडमेंट्स डेयर टू द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी, क्या होगा, तो टोटल स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 और 2 डायरेक्टर्स दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग होगा। तो आंसर इसका हो गया आपका आंसर डी, 1/3। 1/4 नहीं है, 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट बनाना और डेटर अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाना। तो क्रेडिटर अकाउंट का पहले बना लेते हैं। हेडिंग देंगे क्रेडिटर अकाउंट, 4 कॉलम बना लो। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट में बाय बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड टू बैलेंस CD। क्रेडिटर को अगर पेड किया जाएगा तो डेबिट में टू कैश या बैंक। क्रेडिटर को अगर रिटर्न करते हैं तो टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। डिस्काउंट क्रेडिटर से मिलता है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल एक्सेप्ट का होगा क्रेडिटर टू बिल पेबल। और इधर आपका क्या हो जाएगा, परचेज। अगर क्रेडिटर से परचेज करते हैं तो परचेज। तो ये फॉर्मेट के आधार पे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो दे दे परचेज निकालना, तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाकर परचेज निकाल सकते हो सकता है कि क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालने के लिए दे दे। उसी तरह डेटर अकाउंट बनाएंगे हम लोग। तो डेटर आपका एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में
टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस CD, डेटर से पैसा लेते हैं तो कैश या बैंक क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न होगा तो बाय सेल्स रिटर्न, उसके बाद डिस्काउंट अगर डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड, बिल लिखते हैं तो बाय बिल रिसीवेबल। तो इस तरह का हम कर सकते हैं। इधर हम क्रेडिट सेल, और ये जो परचेज, ये कौन सा परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट सेल। तो डेटर अकाउंट बनाकर हम क्या निकाल सकते हैं, अगर पूछ दे क्रेडिट सेल निकालना हो तो क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि 2018 के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, इफ क्रेडिटर्स बैलेंस 10,000 ऑन 1 जनवरी 2017 और एंडिंग बैलेंस है क्रेडिटर का 25,000, पेमेंट हुआ है 12,000, तो तुमको परचेज निकालना है। तो क्रेडिटर अकाउंट बना लो। क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय बैलेंस BD 10,000, क्लोजिंग 25,000 हम डेबिट साइड टू बैलेंस CD। अब 12,000 पेमेंट किया गया तो क्रेडिटर टू कैश, यानी कि डेबिट में कैश दे देंगे 12,000। अब बैलेंस कर लो तो डेबिट में आ रहा आपका 37,000, इधर आपका घट रहा है, किससे बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट परचेज, कितना 27,000, तो परचेज का अमाउंट कितना आ गया 27,000। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या निकालना है, सेल का अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या बना लेंगे, डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट टू बैलेंस BD, कितना है 10,000, और डेटर का क्रेडिट बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट से दिखा देंगे बाय बैलेंस CD 25,000, और डेटर से 12,000 रिसीव्ड हुआ तो बाई कैश 12,000, बस 37 कर दिए, इधर क्रेडिट में दिखा रहा है, डेबिट में घट रहा है, क्या लिख के बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट सेल 27,000 बैलेंसिंग फिगर, तो 27,000। तो एक क्वेश्चन 2018 में ये वाला पूछा गया था। तो आप अगर क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर का फॉर्मेट और डेटर का फॉर्मेट अगर याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आप इस टाइप का एक क्वेश्चन बना सकते हो। ये फॉर्मेट हुआ क्रेडिटर अकाउंट का और डेटर अकाउंट का। नेक्स्ट है आपका, हमें निकालने दे देंगे, मान लो निकालने के लिए दे देगा आपका कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज या मटेरियल इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर यूजेज वेरिएंस। तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला आप याद कर लो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड या एक्चुअल कंजम्पशन। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लेबर प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर वर्कड। लेबर यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। यूजेज को हम लोग कह सकते हैं इफिशियंसी, यानी कि लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हो सकता है या मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंस हो सकता है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे देखो, ड्यूरिंग अ पीरियड 15,000 लेबर आवर वेयर वर्कड, यानी कि ये आपका एक्चुअल आपका हो गया एक्चुअल आवर वर्कड। स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है 6.5 रुपीज़ पर आवर। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस दिया है 7,800 फेवरेबल। तो जो फेवरेबल का मतलब प्लस, अगर प्लस में आए तो फेवरेबल, अगर प्लस में आए तो फेवरेबल, और माइनस आपका हो जाएगा अनफेवरेबल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फेवरेबल दिया 7,800, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं। तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला देखो ये है, लेबर यूजेज वेरिएंस या लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, क्या फार्मूला होगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फार्मूला होगा, बस फार्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट देखो, स्टैंडर्ड रेट का मतलब प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6.5। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस दिया हुआ 7,800, फेवरेबल है मतलब प्लस में रखो। स्टैंडर्ड आवर तो आप लोग को निकालने हैं, और एक्चुअल आवर दिया हुआ है 15,000,
और इंटू 6.5, तो 6.5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 7800 डिवाइडेड बाई 6.5, और इधर हो गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर यानी कि 15,000। अब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1200। एक बार चेक कर लेते हैं, आपका 7800 डिवाइडेड बाई 6.5 1200, और इधर हो गया स्टैंडर्ड आवर माइनस 15,000। अब ये इधर आ जाएगा तो स्टैंडर्ड आवर कितना हो गया आपका 16,200। आंसर सी। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। मान लो इस बार पूछा, पिछले बार पूछा था आपका लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के आधार पे, पूछ दे, कुछ ही पूछ दे, सिंपल पूछ दे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो 4 फार्मूला आप लोग याद रखो। नेक्स्ट, फॉर अ मैन्युफैक्चरर द टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी टू बी अट्रैक्टेड इज, तो इसके लिए जीएसटी का फीचर्स अच्छे से याद रखो। जैसे देखो, जीएसटी आपका क्या है, कंप्रहेंसिव टैक्स होता है, मतलब जीएसटी सब्ज्यूम्स मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, इन सब को मिलाकर एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तो जीएसटी कंप्रहेंसिव टैक्स है। सेकेंड है डुअल जीएसटी मॉडल, यानी कि इंडिया क्या करती है, डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होता है, और एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होता है। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी, जिसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे ये लगाया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को कलेक्ट करती है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहने का मतलब हो गया कि जो टैक्स रेवेन्यू जो है उसी स्टेट को मिलेगा जहाँ पे गुड्स कंज्यूम्ड होगा। जैसे बिहार में गुड्स कंज्यूम्ड हो रहा है तो बिहार को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। ये नहीं कि जहाँ प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे जीएसटी। जीएसटी का मतलब जहाँ गुड्स कंज्यूम्ड होगा वहाँ जीएसटी लगाए जाएंगे। तो दे आर प्रोड्यूस्ड नहीं, दे आर कंज्यूम, जहाँ पे गुड्स सर्विस कंज्यूम्ड होता है उस स्टेट में जीएसटी जो है वो टैक्स रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट को मिलती है। मल्टी स्टेज हो गया, यानी कि जीएसटी जो है सप्लाई के हर स्टेज पे लगाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक। अब बीच में जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हो गया जैसे हम परचेज किए तो 10,000 का हम टैक्स पेड किए हैं या जीएसटी पेड किए हैं, और सेल किए हैं हम तो सेल किए तो 12,000 का हम जीएसटी कलेक्ट किए। तो हमें क्या करने हैं, 10,000 तो हम पहले ही दे दिए है ना, यानी कि यही हमारा आईटीसी हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमको गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 2,000 देना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये तो बता ही दिया हम। पैन इंडिया यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जीएसटी का मतलब कि ऑल ऑफ एक कंट्री में जितनी भी स्टेट है एक सिमिलर टैक्स सिस्टम है आपका, सेम टैक्स सिस्टम जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। पहले अलग अलग स्टेट वाइज टैक्स का नियम कायदे कानून अलग हो जाते थे, अब सीधा सीधी है कि टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब कि स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब होता है जिनका टर्नओवर एक लिमिट के अंदर में आता हो, तो वो कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हैं, ताकि कंपोजिशन स्कीम चूज करने का मतलब कि लोअर रेट में वो टैक्स को पे करें। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, यानी कि जीएसटी जो होता है वो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको फाइल किया जाता है, जिसको कहते हैं जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसमें ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे अप्लाई होता है, और जीएसटी आपका 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि 0% रेट, 5% रेट, 12%, 8%, 28%, ये सब जीएसटी का रेट है। एग्जेम्पशन करने का मतलब टर्नओवर एक लिमिट के बियॉन्ड जाता है तब आपको जीएसटी देने पड़ेंगे। जैसे मान लो बिहार में है गुड्स पे एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो, 20 लाख के अंदर वाले को जीएसटी भरने नहीं पड़ते हैं, लेकिन 20 लाख से ऊपर वाले को जीएसटी भरने पड़ते हैं। एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर है, एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स पे टैक्स, कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स, तो इसको हटा दिया, इसको ख़त्म कर दिया जीएसटी के आने से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज का रिसिपेंट होता है वो लायबल होते हैं जीएसटी पे करने के लिए सप्लायर के बदले में। और टैक्स लो एक जैसा, हर कंट्री में जीएसटी का नियम कायदे कानून एक है। तो ये थोड़ा जीएसटी का फीचर है। अब इस पर एक आंसर दे दो, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो जीएसटी का नोट्स की तरह, जीएसटी से रिलेटेड पूछेगा बना दोगे
एक क्वेश्चन है, फॉर अ मैन्युफैक्चरर द टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी टू बी अट्रैक्टेड कंजम्पशन नो सप्लाई। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑर्डर रिसिप्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, प्रोडक्शन पे जीएसटी नहीं, सप्लाई पे लगता है, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो फॉर अ मैन्युफैक्चरर द टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी टू बी अट्रैक्टेड इज सप्लाई ऑफ गुड्स। और इसको नोट्स को, ये जीएसटी का जो फीचर है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पेंशन अर्नड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द ईयर इज चार्ज अंडर विच हेड ऑफ इनकम। देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम के हेड को 5 हेड्स में बांटे गए हैं। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आ जाएगा, तो कोई भी इंडिविजुअल किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के आधार पर उसको जो इनकम अर्न हो रहा है, जैसे बेसिक सैलरी, अलावेंसेज में जैसे आपका हाउस रेंट अलावेंसेज होता है, डियरनेस अलावेंस हो जाता है, परक्यूसिट जिसमें कंपनी उसको कार प्रोवाइड किया, रेंट फ्री हाउस दिया जहाँ पे आपको फ्री रेंट, मतलब कोई रेंट नहीं लग रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब मिलता है, बोनस, कमीशन, तो ये सब आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है और उसको जब किराए पे लगाता है तो उससे जो इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेस क्या है, एनुअल वैल्यू। पहले एनुअल वैल्यू निकालते हैं और फिर अंडर सेक्शन 24 में डिडक्ट करते हैं एनुअल वैल्यू का 30% और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस ऑन प्रोफेशन का मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस या प्रोफेशन कैरी कर रहा है उससे उसको जो इनकम होता है ये प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन हो गया। कैपिटल गेन का मतलब कैपिटल एसेट्स को बेचने पे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड को बेचने पे जो इनकम हो रहा है वो आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब कि अगर एसेट्स से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब विद इन 36 मंथ है और ये एसेट्स के नेचर पे डिपेंड करता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसका मतलब जिसको ट्रांसफ़र का जो पीरियड होता है वो 3 साल से अधिक का हो और इसका कॉन्सेशनल रेट भी अलग अलग है, 10%, 20%, तो ये सब अलग बात है। कुछ डिडक्शन करते हैं कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 54, जैसे कि कोई न्यू प्रॉपर्टी हमने खरीदा तो उसको डिडक्ट हो जाएगा 54 के अंदर में। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। जो भी इनकम के ऊपर के 4 हेड में नहीं होते वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। जैसे लॉटरी विनिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग इनकम, 50,000 से अधिक कुछ केसेस में गिफ्ट मिल रहा है, फैमिली पेंशन, कुछ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, डिविडेंड, ये सब आपका रॉयल्टी, ये सब आपका क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। तो ओवरऑल इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार 2018 में, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पेंशन अर्न बाई, पेंशन किस में आएगा भाई, पेंशन देख लो, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि आ जाएगा इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी में। पेंशन आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, यह आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, आंसर सी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द डेबिट बैलेंस इन बैंक पासबुक। देखो बीआरएस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। तो अगर आप बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो इसको क्लियर कर लो। जैसे देखो, कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब कि आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपका हो गया। कैशबुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, यानी कि बैंक में निगेटिव बैलेंस हो गया, मतलब जितना जमा है आप माइनस में चले गए हो, आप जितना जमा उससे अधिक निकाल लिए हो, तो इसी निगेटिव बैलेंस को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक लोन मेन रूप से 2 तरह का होता है, एक होता है कैश क्रेडिट जिसमें सिक्योरिटीज़ के बदले में लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, और एक होता है ओवरड्राफ्ट। और जिनका करेंट अकाउंट होता है, जिन ट्रेडर्स का, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो एक्सेस विड्रॉ कर सकते हैं। वो एक लिमिट होता है हर व्यापारी का, उनके क्रेडिट के आधार पे
उस लिमिट तक वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हो गया, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट। आंसर डी। नेक्स्ट, ओवरहेड क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट में मेन रूप से क्या क्या आता है? एक हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है डायरेक्ट लेबर, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं ऑफिस ओवरहेड, फिर उसके बाद सेलिंग ओवरहेड जोड़ते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। मतलब कि ये इसमें आपका आ जाएगा, जैसे कि मान लो डायरेक्ट मटेरियल, और वही इनडायरेक्ट मटेरियल आपका ओवरहेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका ओवरहेड हो गया। डायरेक्ट लेबर आपका हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, मान लो ये दोनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्या है? प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। तो इनडायरेक्ट लेबर भी आपका क्या आ जाएगा? ओवरहेड आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो यही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हम लोग यही लिखते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली, ओवरहेड कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आंसर सी। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रहा हो, तो IGST लगाए जाते हैं, और इसको कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब हो गया कि एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा हो, जैसे बिहार है तो बिहारी में सप्लाई हो रहा हो, तो इस पर CGST और SGST लगाए जाते हैं। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और SGST स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट्स हो गया, और इसको इलिक्विड एसेट्स कहते हैं, क्योंकि कैश के काफ़ी दूर है ये इलिक्विड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल आपका लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमें कैश प्रोवाइड कर देता है। बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट्स भी है, ये भी बहुत जल्दी हमको कैश प्रोवाइड कर देता है। करेंट अकाउंट बैलेंस आपका क्या है? लिक्विड एसेट्स है। तो ये था आपका BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 21, और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।